टीम माबोदी की ओर से नमस्ते, वीडियो राजीव की ओर से नमस्ते, नमन वंदन अभिनंदन है। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं। इतिहास में प्राचीन काल और प्राचीन काल में दक्षिण भारत का इतिहास, दक्षिण भारत के इतिहास में संगम काल पढ़ेंगे हम लोग, जहां से बिहार लोक सेवा आयोग प्रश्न पूछ सकती है। क्योंकि बिहार लोक सेवा आयोग की कथाएं तो हरि अनंत हरि कथा अनंता वाली बात है, तो कहां से पूछ देगी ये तो कोई नहीं जानता है, तो तैयारी तो करनी होगी आपको। तो मैप देखिए, साउथ इंडिया का मैं मैप दिखा रहा हूं। आप भी एनसीईआरटी के बुक से या जैसे भी है अपने नोट्स कॉपी में अपना मैप लगा लीजिए साउथ इंडिया का, और उसके मुख्य स्थलों को लोकेट कीजिए, राजधानियों को, उसके साम्राज्यों को, चाहे चोल हो, चेर हो या पांड्यों को। फिर उसके बाद हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे, ठीक है ना। आइए हम लोग देखते हैं संगम युग। संगम युग क्या है? संगम युग दक्षिण भारत का इतिहास है। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में इससे हमें जानकारी मिलती है। इतिहास का मतलब क्या? उसके आर्थिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, सांस्कृतिक पक्ष, राजनीतिक पक्ष, पर्यावरणीय पक्ष, वैश्विक पक्ष के साथ अन्य बृहद पक्ष परिप्रेक्ष्यों का क्या वैज्ञानिक व क्रमबद्ध अध्ययन इतिहास है। तो दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है संगम युग से। संगम काल से इसकी शुरुआत मानी जाती है, और संगम काल में मुख्य रूप से जो साहित्यिक रचनाएं हैं, जो साहित्यिक स्रोत है, उससे जानकारी मिलती है। तो हम लोग पढ़ते हैं इस संगम युग लगभग 100 ईस्वी से लेकर 300 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। कई बार ये लगभग 500 वर्षों का काल भी माना जाता है। 200 ईसा पूर्व से, कई बार 200 बीसी से 500 एडी का भी काल माना जाता है। लेकिन मोटे तौर पर 500 का 600 वर्ष का काल, इससे कोई जाना जरूरी नहीं, पीटी प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ये बस इंफॉर्मेशन के लिए आप मान के चलेंगे कि 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के आसपास ये संगम युग के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। जिस युग के बारे में, जिस राजवंश के बारे में चर्चा कर रहे हैं वो 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के आसपास लगभग है। मुख्य रूप से 3 वंश रहेंगे। 3 वंश, एक जो वंश है प्रमुख है चेर हैं। क्या रहेंगे? चेर रहेंगे। चेर, ये जो केरला वाला क्षेत्र देख रहे हैं, यही चेर का क्षेत्र है। केरला, कर्नाटका, ये जो मालाबार कोस्ट है गोवा के नीचे, इसको पूरा आप समझ लीजिए चेर राजवंश का क्षेत्र आप समझिए। चेर, इनका पहचान क्या था? धनुष। आप समझिए, याद करने के लिए धनुष जैसा है ना, केरल नहीं धनुष जैसा लग रहा है केरला और एक कोस्ट, तो इसलिए इनका राजकीय चिन्ह क्या था? धनुष था। अब आइए दूसरे कौन थे? पांड्य थे। इनकी पहचान मछली थी। पांड्य कहां रहेंगे? तो जो तमिलनाडु का जो ये मदुरई, ये जो नीचे वाला क्षेत्र है, तमिलनाडु वाला जो तमिलनाडु समझिए आप, पांड्य को आप तमिलनाडु समझिए। और इनका जो पहचान क्या? मछली है। आज भी तमिलनाडु के कोस्ट पर श्रीलंका और तमिलनाडु बीच में पाक के स्टेट है, और पाक की खाड़ी में मछली बहुत ज्यादा यहाँ पाई जाती है। तो आप, इनका राजकीय चिन्ह क्या था? मछली। तो मछली से इसको याद कीजिए कि पांड्यों की राजकीय चिन्ह क्या थी? मछली थी। और अब है चोल। ये जो आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है और तमिलनाडु का ऊपरी क्षेत्र है, यह चोल राज था। चोल राज की पहचान क्या? बाघ है। थोड़ा सा देखिए मुंह निकला हुआ है ना, चेन्नई अरिकामेडु बंदरगाह वाला, तो आप समझिए कि ये बाघ है। तो चोलों की पहचान क्या है? बाघ। तो यही हुआ चोल, पांड्य और चेर, 3 वंश। कौन कौन? ये वंश है। चेर है धनुष राजकीय चिन्ह, पांड्य है मछली, और चोल है बाघ। चेर है धनुष, पांड्य है क्या है? इनका मछली, और चोल का है बाघ। अब पांड्य राजाओं के संरक्षण में ये संगम काल हुआ। पांड्य राजाओं के संरक्षण में होगा। लगभग कहा जाता है कि 197 राजाओं ने इसको संरक्षण दिया। ठीक है, जानकारी के लिए बस इसको याद रखिए। तो पांड्य किसके संरक्षण में हुआ? संगम काल में साहित्यिक रचनाएं हुई, या संगम कवियों का किसने राजाश्रय दिया? तो पांड्य शासकों ने दिया, पांड्य शासकों ने दिया। 3 सभाओं का मुख्य रूप से आयोजन हुआ। प्रथम, द्वितीय, तृतीय। जिस तरह से बौद्ध संगीति है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ बौद्ध संगीत, उसी तरह से दक्षिण में भी ये 3 सभाएं हुई, और इसका आयोजन वही लगभग 100 से 300 ईस्वी तक दिया हुआ है। 9000 के आसपास कवियों ने भाग लिया। बस जानकारी के लिए, परीक्षा में नहीं पूछा जाता है। 9000 के कवियों ने भाग लिया। लगभग 1000 वर्षों तक चला। बोलेंगे कि 1000 वर्षों तक कैसे चला? तो मैं बताया हूं ना कि विवाद है। 500, 600, 700, 1000 वर्ष तक है। अब मान लीजिए 500 बीसी से 500 एडी तक चला, तो हो गया ना 1000 वर्ष। तो बस इसी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है।
इस पर ज्यादा माथापेची नहीं करना है, पूछा भी नहीं जाता है, ये बस जानकारी के लिए याद रखिए। अब देखिए तीनों सम्मेलन ये इंपॉर्टेंट यहाँ से पूछा जाता है। प्रथम सम्मेलन क्या हुआ? मदुरई हुआ, जो पांड्यों की राजधानी थी। मैप में आपको मैं बार बार बताता हूँ, अब ये इस पर बताना संभव है नहीं, बार बार परेशानी होती है। आपका सहयोग रहेगा तो सब लोग जल्दी अधिकारी बनिए, फिर हम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से करेंगे। अब अकेले हम कितना कर पाएंगे? हमारे मित्र सुन रहे होंगे तो उनको तो सोचना चाहिए ना कि उनको भी कम से कम हेल्प करना चाहिए। तो सब लोग मिलकर करेंगे तब, अकेला चलना भाग पड़ेगा। चलिए, फिर भी रविन्द्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस वाली परंपरा रही है, कब तोरा संग न चलो कोई तब एक लाख चलो रे। दशरथ मांझी और एक नए बिहार के हमारे बाबा बने हैं भुइया मांझी बने हैं ना, तो फिर आप समझिए। चलिए, दशरथ बाबा के हम लोग हैं, पहाड़ को काट काट के तोड़ेंगे, देखते हैं नियति के साथ। यही है ये मदुरई, देख रहे हैं ना मदुरई, यही मदुरई है। यहीं पर प्रथम संगम काल में ये सभा हुई थी। पांड्यों की राजधानी यही मदुरई है। ठीक है, मदुरई 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 देख लीजिए ठीक से। मदुरई पांड्यों की राजधानी है मदुरई, और इसके अध्यक्ष कौन थे? अगस्त ऋषि। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा कि प्रथम जो संगम काल हुआ, प्रथम संगम काल मदुरई में हुई, जो पांड्यों की राजधानी थी, और इसके अध्यक्ष थे अगस्त ऋषि। अब देखिए दूसरा संगम काल। दूसरा संगम काल क्या हुआ? कपाटपुरम में हुआ, और इसी क्षेत्र में है, कपाटपुरम में हुआ, और अगस्त ऋषि इसके भी अध्यक्ष हैं। तीसरा समिति कहाँ हुआ? तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? संगम सम्मेलन उत्तरी मदुरई या मदुरई में, वही मान के चलिए मदुरई या उत्तरी मदुरई, और इसके नकीरर थे अध्यक्ष। तो स्पष्ट हो गया। प्रथम और द्वितीय संगम के थे अगस्त ऋषि, और तृतीय संगम के जो अध्यक्ष थे वो थे नकीरर महाकवि, नकीरर जी। राजधानी प्रथम की मदुरई, द्वितीय कपाटपुरम जहां हुई, तृतीय उत्तरी मदुरई। अब आइए, दूसरा संगम महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है दूसरा संगम काल? कपाटपुरम में जो हुआ इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसमें दूसरा संगम महत्वपूर्ण है, इसमें रचना हुई तोल्कापियम, जो तमिल व्याकरण है। आप समझिए, ये तोल्कापियम है, तमिल व्याकरण है। तमिलों की ये सबसे महान और सर्वश्रेष्ठ कृति है तमिल व्याकरण। इसके बाद ही तमिल भाषा, संस्कृति या विभिन्न चीजों का जो विकास हुआ है। समझ में आया ना? तो तोल्कापियम याद रखिएगा। दूसरे संगम काल में तोल्कापियम, इसके रचयिता कौन थे? तोल्कापियर थे। तमिल व्याकरण पूछा जाता है, पूछा जा सकता है कि तोल्कापियम ग्रंथ के रचनाकार तोल्कापियर क्या है? तमिल व्याकरण है। तीसरे संगम एक महत्वपूर्ण, सभी संगम साहित्य इसी में मिले हैं। तृतीय संगम सबसे महत्वपूर्ण है, कई सारे इसमें संगम साहित्य के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखिए कुछ संगम साहित्य हैं और उसके रचनाकार हैं। तोल्कापियम तमिल व्याकरण, जैसा कि मैं बता चुका हूं, इसके रचनाकार हैं तोल्कापियर, बहुत इंपॉर्टेंट है। संगम काल के बारे में देखिए, तोल्कापियम, तोल्कापियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है, इसके रचनाकार तोल्कापियर हैं। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम कहानी है, इसके लेखक इलंगे आदिगल, इलंगे आदिगल। बस जानकारी के लिए, चोल शासक करिकाल का पौत्र है, बस जानकारी के लिए। शिल्पाधिकारम के रचयिता कौन है? इलंगे आदिगल। मणिमेखलई साहित्य है, ये सब संगम साहित्य है, इसके रचनाकार है शीतलय सतनार। मणिमेखलई रचनाकार शीतलय सतनार पूछा जाता है, याद रखिएगा। शिव सिंह दामणी, शिव सिंह दामणी तिरु तकदेवर, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, कुरल है, तमिल का बाइबल है, तिरुवल्लुवर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा, कहीं से पूछा जाएगा। कुरल, कुरल, कुरल तमिल का बाइबल। जैसे तोल्कापियम तमिल व्याकरण की पुस्तक है तोल्कापियर, उसी तरह से कुरल तमिलों का बाइबल है, महान धार्मिक सांस्कृतिक ग्रंथ है। महान संत तिरुवल्लुवर की ये रचना है। तिरुवल्लुवर महान संत हैं, एपीजे अब्दुल कलाम के भी ये आइडियल पर्सन रहे हैं, तो याद रखिएगा। कुरल तमिल बाइबल, रचनाकार तिरुवल्लुवर, और तोल्कापियम तमिल व्याकरण, रचनाकार तोल्कापियम। बाकी शिल्पाधिकारम इलंगे आदिगल, मणिमेखलई शीतलय सतनार। हो गया। अब आइए, अब चोल राज के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। चोल राज के बारे में क्या है? प्रमुख शासक करिकाल है। प्रमुख शासक चोलों के कौन है? करिकाल है। चोलों का बंदरगाह पुहार है, पुहार बंदरगाह है मुख्य।
श्रीलंका पर विजय रहा इनका। राजकीय चिन्ह बाघ बताया जा चुका है, चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ है। श्रीलंका पर विजय किया इन्होंने। ये संगम वंश के सबसे शक्तिशाली थे चोल। प्रारंभिक राजधानी इनकी उत्तरी मल्लूर, बाद में उरैयूर तंजावुर रहा है। उरैयूर तंजावुर, ठीक है। उत्तरी मल्लूर शुरू में था, तो उत्तरी मल्लूर उरैयूर तंजावुर चोलों की राजधानी है। अब चेर आ जाइए। चेर क्या है? सबसे प्रतापी शासक सेनगुटवन है। चेर के राजकीय चिन्ह धनुष है। नई प्रथा की शुरुआत कनगी पूजा, पत्नी पूजा या सती पूजा इसको कहा जाता है। चेर ने इसकी शुरुआत की। कनगी पूजा, पत्नी पूजा, सती प्रथा। महत्वपूर्ण शासक सेनगुटवन धनुष। बस पांड के बारे में आइए। पांडव का चिन्ह क्या था? पांडव का मछली है राजकीय चिन्ह। मेगास्थनीज ने पांडव के बारे में जानकारी दी है। इसका मतलब है कि मौर्य काल के समय में भी इनकी उपस्थिति रही है। मेगास्थनीज जानकारी दी है। राजकीय चिन्ह मछली है पांडव की। शासन स्त्रियों के द्वारा संभवतः, इन बस जानकारी के लिए। पांडव का महत्वपूर्ण राजा कौन है भाई? नेडियोन है। नेडियोन समुद्र पूजा की प्रथा इन्होंने शुरू की थी। दक्षिण भारत का जो आर्यकरण है, दक्षिण भारत का आर्यकरण, ये आर्यों की व्यवस्था अगस्त ऋषि के द्वारा किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। दक्षिण भारत का आर्यकरण कौन करेंगे? तो अगस्त ऋषि करेंगे। तमिल का प्रमुख देवता कौन है? मुरुगन या सुब्रमण्यम या कार्तिकेय स्वामी। कार्तिकेय जी को ही ये मुरुगन या सुब्रमण्यम स्वामी बोला जाता है। ये प्रमुख देवता है। तो समझ में आया ना इन चीजों के बारे में? एक बार पुनः मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। देखिए ऊपर से, देखिए मैप भी देखिएगा। देखिए संगम काल, दक्षिण के क्षेत्र में संगम काल दक्षिण के बारे में, दक्षिण के इतिहास के बारे में जानकारी देती है। इसके बारे में चर्चा है। समुद्र व्यापार में ये धनी था और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, आप नोट कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अनाम लेखक की एक कृति है जिसमें समुद्री व्यापार के बारे में दक्षिण के महत्व पर चर्चा है। किताब का नाम है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, जो प्रथम सदी ईस्वी के बारे में जानकारी देती है। संगम काल, जिस काल में चोर चेल पांड, चोल चेर पांड, चोल चेर पांड का उल्लेख है। संगम तमिल कवियों का संघ है जो पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ। इनकी राजधानी मदुरई थी। प्रथम संगम मदुरा में हुआ, ऋषि अगस्त की अध्यक्षता में। द्वितीय पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ, स्थल कपाटपुरम है, अध्यक्ष तोलकापियर, ठीक है। अगस्त ऋषि ही अध्यक्ष इसके थे। और तृतीय उत्तरी मदुरा में हुआ, पांड्य शासकों के संरक्षण में, नकीरर महोदय थे इसके अध्यक्ष। संगम काल में कृषि भूमि को मरुदम बोला जाता था। संगम साहित्य जो प्रमुख महान साहित्य है उसमें तोलकापियम, तोलकापियर की, शिल्पाधिकारम, इलंगे आदिगल की, मणिमेखलाई, शीतलेश सत्यनार की, मणिमेखलाई शीतलेश सत्यनार, कुरल संत तिरुवल्लूर, कुरल संत तिरुवल्लूर पांडवों के संरक्षण में हुआ था। शिल्पाधिकारम का बहुत ही महत्व है कहानी के रूप में। चेर राज के बारे में देखिए। चेर राज, ये चेर राज है। चेर राज का राज चिन्ह है धनुष है। उदयन जेराल सेनगुटवन, इसके सेनगुटवन प्रमुख शासक हैं, महानतम शासक हैं। मेगास्थनीज ने इसके बारे में चर्चा भी किया है कि मातृशतात्मक समाज और दक्षिण में गन्ने की खेती इन्हीं से प्रारंभ होती है। चेर राज से ही दक्षिण में गन्ने की खेती प्रारंभ होती है। मातृ पूजा, कनगी पूजा भी होती थी। अब आइए चोल राज, ऊपर देखिए चोल। चोल में क्या था? इनका राजकीय चिन्ह बाघ है। उरैयूर तंजावुर इनकी राजधानी है। करिकाल जो है सो इनके प्रथम शासक है और इनका 190 के आसपास
इनका कार्यकाल माना जाता है, करिकाल महोदय का। ठीक है, और फिर इसके बाद में राजधानी पुहार है, कावेरी पत्तनम, उद्योग धंधे और कृषि की प्रधानता रही चोल राज में। अब पांड्य राज आइए, पांड्य राज में मेगास्थनीज ने वर्णन किया है। इसकी राजधानी मदुरई थी, पांड्यों की राजधानी। राजकीय चिन्ह मछली, समुद्र पूजा, नेंडुंजेलियन इनके विख्यात शासक थे। कहा जाता है कि रोमन साम्राज्य ऑगस्टस के दरबार में दूत भी भेजे थे। अब राजनीतिक व्यवस्था देखिए, दक्षिण भारत की आर्थिक व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी, कुल संघ परंपरा पर आधारित थी। संगम काल के कुछ प्रमुख नगर मैप में आप देख लीजिएगा, पुहार है प्रसिद्ध बंदरगाह तथा समुद्र तटीय राजधानी है चोलों की, पुहार देख लीजिएगा कहाँ है, सो पुहार बंदरगाह। उदयपुर चोलों की दूसरी राजधानी है, कपड़ों का बहुत बड़ा केंद्र था पुहार उदयपुर। मदुरई पांड्यों की राजधानी, मदुरई। वंजी या उदयपुर चेरों की राजधानी, कांची कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी। मुसरी मुजरिस चेर बंदरगाह है। मंडलम नाडु उर और सिरेबुर आप इसको देख लीजिए, ये था दक्षिण भारत में जिसको बोला जाता था, ये राजनीतिक प्रशासनिक केंद्र था, आप इसको समझ सकते हैं। और इसमें मुख्य रूप से ये जो कहा जाता था, मंडलम बोला जाता था संपूर्ण राज्य को, मंडलम राज्य को क्या बोला जाता था, संपूर्ण राज्य को मंडलम बोला जाता था। और प्रांत जो राज्य होते थे, राज्यों को बोला जाता था क्या, प्रांत। ठीक याद रखिएगा, मंडलम संपूर्ण राज्य, और नाडु बोला जाता था किसको, प्रांत को, नाडु प्रांत को बोला जाता था। और उर बड़े नगर होते थे, उर जो होते थे ये बड़े नगर होते थे, उड़ या पेरूर बोला जाता था। और सिरेबुर, सिरेबुर क्या होता था, ग्राम होता था। उत्तर मेरू अभिलेख में गांव की भी चर्चा है, ये था। फिर हम देखते हैं कि ग्रामीण नगर प्रशासन में प्रबंध के लिए मनरम प्रमुख था, ग्रामीण नगर प्रशासन के लिए मनरम। राजस्व स्रोत खेती पर आधारित था। भूमि कर 1/6 भाग था। तमिलगम प्रदेश में रोम व मिस्र से क्या होता था, व्यापार। यवन और पूरब जैसे म्यांमार, मलाया, जावा से अत्यधिक व्यापार होता था। राजा को शासन में सहायता में सलाह देने के लिए मंत्री, पुरोहित, सेनानायक, दूत, गुप्तचर होते थे। सामाजिक स्थिति में उत्तर दक्षिण का जो समाज है मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित है, एक ब्राह्मण है और एक गैर ब्राह्मण है। गैर ब्राह्मण में 2-3 वर्ग हैं और फिर ब्राह्मण है। ब्राह्मणों की सामाजिक स्थिति लगभग उत्तर भारतीय का यहाँ पर संस्कृति समन्वय हो रहा है। संगम युग में जो शासक होते थे, ठीक है, वणिक वर्ग थे, वे लड़ किसान होते थे। शासक ब्राह्मण, ठीक है, वणिक और वेल्ला किसान। राज दरबार में ब्राह्मणों पुरोहितों की प्रधानता होती थी, क्षत्रिय वैश्य भी थे, लेकिन समाज ये उत्तर भारत की तरह विभाजित नहीं था। अंतरजातीय दास प्रथा प्रचलित थी, अंतरजातीय विवाह भी होता था यहाँ। कृषि, जहाज निर्माण, कटाई बुनाई, ये सब मुख्य रूप से यहाँ का क्या था, पेशा। कृषि, जहाजों का निर्माण और कटाई बुनाई। व्यापार में वस्तु विनिमय प्रणाली थी। धान, गन्ना, रागी, जौ प्रमुख फसलें थी। धान, गन्ना, रागी, जौ फसलें थी। कावेरी पत्तनम एक विशाल बंदरगाह था जिसको टॉलमी ने वर्णन किया है। तोंडी, मुसरी या पुहार, ये कावेरी पत्तनम में यवन लोग बड़ी संख्या में रहते थे। यवन व्यापारी काली मिर्च यहां से ले जाते थे और वहां से यूरोप से कीमती सामान लाते थे। यहाँ पुहार एक बंदरगाह था। पूर्वी तट, पश्चिमी तट पर विभिन्न बंदरगाह रोमन व्यापार का साक्ष्य मिला है। आयात की वस्तुएं होती थी, आती थी क्या क्या, सिक्के, सोने चांदी के पुखराज, महीन कपड़े, छपे वस्त्र, सुरमा इत्यादि। निर्यात की चीजें काली मिर्च, मोती, हाथी दांत, रेशमी वस्त्र, ये सब बस जानकारी के लिए बता देते हैं। पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी में इसकी जानकारी मिली है इस संगम काल के बारे में। और फिर प्रथम शताब्दी में रोमों के साथ रोमन व्यापार बहुत ज्यादा था और इनके धर्म में पुनर्जन्म, वीर पूजा, पितृ पूजा, सती पूजा में इनका ये था, इनकी रुचि थी।
स्वामी कार्तिकेय मुरुगन इनके प्रमुख देव थे। मुरुगन तमिलों का सर्वश्रेष्ठ देवता थे। फिर तिरुवल्लूर द्वारा कुरल रचना है, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि के बारे में इसमें चर्चा है। चोल शासक करिकाल प्रधान थे। पांड्य शासक नेडियोन ने समुद्र पूजा परंपरा की। वस्तुतः संगम युग की संस्कृति तमिल और आर्य संस्कृति का क्या है, समन्वय है। पुहार में यवन बस्ती के अवशेष मिले हैं। तिरुकुरल को तमिल बाइबल बोला जाता है। चेर, चोल, पांड बता चुके हैं। धनुष, बाघ, मछली इनकी पहचान थी। चेर का प्रमुख कुछ शहर वजीकुरूर, बंदर, मुसरी, मुजरिस, तोंडी। चोल का पुहाड़ यानी कावेरी पट्टनम, उदयपुर। पांड का कुरका या सलियपुर। तो ये समाप्त हो गया दक्षिण भारत का इतिहास। संगम काल विशेष करके आप देख चुके होंगे। आप अपना नोट्स बनाइए, इस पर डिपेंड नहीं रहिएगा, बस ये मैं समझाने के लिए बोला हूं। आगे चल के अब हम लोग दक्षिण भारत में पल्लव पढ़ेंगे, फिर चालुक्य पढ़ेंगे, राजपूत पढ़ेंगे और फिर चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैं इनके बारे में बताऊंगा। तब तक मैप के साथ स्टडी कीजिएगा। बिना मैप का स्टडी का कोई महत्व नहीं है। चाहे करंट पढ़िए, चाहे ज्योग्राफी पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, मैप के साथ अध्ययन कीजिएगा। और अपने इष्ट देव को हमेशा पूछते रहिए, ईश्वर पर भरोसा रखिए। नियति ने जो आपके किस्मत में तय करके रखा होगा वो होना है। बस कर्म आप करते रहिए, आपका इतना ही काम है, कर्म करना। कर्म नहीं करके फल की चिंता दिन रात करेंगे तो बेवजह परेशान होंगे और कोरोना महामारी के समय में अनावश्यक चिंताओं से आप ग्रसित होंगे, कुंठित होंगे, व्यथित होंगे और तरह तरह की सामाजिक आर्थिक समस्याओं में फंस के, उलझ के अपनी जो जिंदगी है, ईश्वर का दिया हुआ गोल्डन गिफ्ट है, इसे बर्बाद कर देंगे। तो बिना किसी चीज की परवाह किए हुए, चिंता किए हुए अपने जीवन को उस मौला और ईश्वर को समर्पित करते हुए दिन रात सत्यनिष्ठा के साथ, पूरी शिद्दत व ईमानदारी के साथ अध्ययन, अध्यापन, पठन पाठन का काम कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि मां सरस्वती जो विद्या की देवी हमेशा कहती हैं कि जो हमसे प्यार करता है या जो हमको बुलाता है, पूछता है, मैं तो उसको अपने गोद में बिठा लेती हूँ। और जो हमसे चिढ़ता है, हमको प्यार नहीं करता है, उसको इतना धक्का देती हूँ कि जीवन में पूरा जीवन रोते बिलखते, दुख, चिंता, संताप में उसकी जिंदगी गुजर बसर हो जाती है, जिंदगी भर लुटाता है। इसलिए विद्या धन सबसे बड़ा धन है और विद्या धन को हमेशा बांटना चाहिए। आज हमारे समाज की यही विडंबना है कि जो ज्ञानी हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो विद्वान खुद बन गए हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस अधिकारी बन गए हैं और अपने में ही वो ज्ञान सीमित रखना चाहते हैं और चाहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे पौत्र प्रपौत्र राजशाही जैसा, उन्हीं को आईएएस और बड़े बड़े अधिकारी व बड़े बड़े पदों पर बैठने का अधिकार है। गांव गरीब के बच्चे कहां से बैठेंगे? उनको छोटे मोटे जॉब का लालच देके बस फंसा के रखे रहो और शासन अपना चलता रहे। तो समझना पड़ेगा ना आपको इन सब चीजों के बारे में। तो आपको आगे आना होगा, चीजों को समझना होगा, सच्चाई हकीकत आपको समझना होगा, पढ़ना होगा। पढ़ाई के अलावे तो आप तो करोड़पति हैं नहीं, अंबानी हैं, अडानी हैं, टाटा हैं, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक नहीं है अपना कि करोड़ रुपया है आप अपना स्टार्टअप शुरू करेंगे, बिजनेस शुरू करेंगे। तो पढ़ना तो बाबू है, पढ़ेंगे तभी तो कुछ कर भी पाएंगे, नहीं पढ़ेंगे तो क्या करेंगे? तो पढ़िए, शिद्दत से पढ़िए। मैं आपका भाई आपके लिए कर ही रहा हूँ प्रयास। आपको भी प्रयास करना है, अपने चैनल को मजबूत करना है, आपको भी वीडियो बना के डालना है। अभी अधिकारी बन जाइए, अभी पहले कुछ बन जाइए, फिर ये काम कीजिएगा। अपने आप को मजबूत करना है ना, चैनल को मजबूत करना है। अभी अपने महाबोधि को शेयर और लाइक करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा इसकी पहुंच हो, बिहार के विभिन्न भागों में हो। अच्छा काम हम लोग कर रहे हैं, आगे भी अच्छा काम करेंगे। खुद पर भरोसा रखिए, आलस को दूर कीजिए। पढ़ाई के लिए अकेले समस्या होती है, मैं जानता हूं, तो आप मिलिट्री रूल जैसा पढ़िए। 2-3 लोग मिलकर पढ़ेंगे, साथ में उठना बैठना चलना फिरना सब कुछ सिस्टमेटिक तरीके से होगा। 2 से 3 साल की पढ़ाई में तो आप सफल हो ही जाएंगे। तो फिर क्या सोचना है? आलस को दूर कीजिए। अच्छे 1-2 दोस्त जो भी आपके साथ में सहपाठी हैं, भाई बहन जो भी हो, मिलकर तैयारी कीजिए साथ में। मैं बता चुका हूँ विभिन्न सीरीजों के माध्यम से तैयारी का सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होता है, उसको देखिए, सुनिए, समझिए और लग जाइए। ईश्वर की आराधना में इस जीवन को सार्थक करना है ना, अमर बनाना है ना जिंदगी को, तो शुरू हो जाइए। फिर आइए, इसी के साथ अपने बुद्धदेव महाराज को प्रणाम करते हैं। अप दीपो भव, अपना प्रकाश स्वयं बनिए और अपने कृष्ण कन्हैया को प्रणाम करते हैं। और आपकी सफलता के लिए सूरज भगवान से भी दुआ करेंगे कि हे सूरज भगवान, आप अपनी रोशनी से सबको रोशन कर दें, सबकी जिंदगी में सुखी शांति समृद्धि लाएं। इसी के साथ टीम महाबोधि की ओर से आपको सत श्री अकाल, मुबारक।